हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा। आपका अपना कॉलेज का नीट की एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग का वीडियो आपने हमारा देखा है, बहुत सारे बच्चों ने देखा है और समझ में आ गया है आपको काउंसलिंग करवानी कैसे है। जबकि आयुष की जो काउंसलिंग होती है, खास करके ACCC यानी कि जो ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाते हैं आयुष की, वो कैसे होती है, क्या रूल्स होते हैं और स्टेट काउंसलिंग में क्या क्या आता है, ये सब जानना है तो ये वीडियो बिना स्किप किए आपको लास्ट तक देखना है। और जिसको हमसे काउंसलिंग करवानी है आयुष और वेटेरिनरी की, वो भी हम लास्ट में बताएंगे। तो समझिए पूरा एक एक चीज। सबसे पहले आयुष काउंसलिंग ऑल इंडिया लेवल पर AACCC करवाता है, जो कि आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी है। और अगर हम देखें BAMS यानी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा जिसके लिए तमिल हम बात करते हैं जरूरत होती है, इसको छोड़ दें, इन चार की पूरी काउंसलिंग। बी फार्मा सारा कोर्स नहीं, लेकिन एक आयुष कोर्स होता है इत्रा ITRA जामनगर के अंदर, वहां पर उस कॉलेज के लिए होता है ये। और BNYS के लिए ये सेंट्रल कमेटी काउंसलिंग नहीं करवाती है, स्टेट लेवल्स पे काउंसलिंग होती है BNYS की। तो यहां हम सबसे पहले इसी की बात कर रहे हैं। नीट काउंसलिंग में हमने इसकी बात कर ली थी। आज का पूरा सेशन आयुष काउंसलिंग पे है, जिसकी 15% गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो काउंसलिंग होती है ACCC करवाता है, और प्राइवेट कॉलेज की सारी काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग की तरफ से होती है। रूल्स भी समझेंगे। यहां देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है इस चार्ट में। क्या होता है कि जब हम MBBS BDS की बात करते हैं, सिमिलरली आयुष में भी 15% सीट गवर्नमेंट कॉलेजेस की ऑल इंडिया कोटा से फिल होगी, जो AACCC करवाएगा यहां पे, और 85% स्टेट कोटा सीट्स के लिए स्टेट काउंसलिंग होती है। जबकि अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस में बात करें, प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं स्टेट के अंडर में आते हैं, वहां पर भी दो तरह के कोटा है। एक है 85% स्टेट कोटा और एक 15% ऑल इंडिया कोटा। यानी प्राइवेट कॉलेज में भी 15% सीट्स क्या हैं, अदर स्टेट वालों के लिए रिजर्व है। हमारे MBBS BDS में तो ये होता है कि कई सारे स्टेट क्लोज्ड होते हैं, जहां पर दूसरे स्टेट वाले बच्चे प्राइवेट कॉलेज ले ही नहीं सकते। यहां पर क्या है, यहां पर लगभग हर स्टेट में ऐसा है कि 15% सीट जो है वो अदर स्टेट वालों के लिए ओपन है, और 85% प्राइवेट कॉलेज की जो सीट है खुद के लिए ओपन है। गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज तो केवल उसी स्टेट का बच्चा ले सकता है वहां पे जो वहां का डोमिसाइल है। हम प्राइवेट की बात कर रहे हैं अभी, यहां पे गवर्नमेंट हमने यहां पे बात कर ली। अब कुछ चीजें और होती है, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश जो है पूरी तरह से प्राइवेट कॉलेज के लिए ओपन है। मतलब वहां पर 100% जो सीट्स हैं यूपी की, अदर स्टेट स्टूडेंट्स भी और वहां के भी कोई भी ले सकता है, उसमें एज सच नहीं है। ऐसे ही उत्तराखंड की हम बात करें तो 50% सीट रिजर्व है ऑल इंडिया बच्चों के लिए, और 50% पे उनके खुद के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। बाकी अधिकतर स्टेट्स में क्या है, 85% खुद के बच्चों के लिए प्राइवेट कॉलेज की सीट्स रिजर्व हैं, और 15% प्राइवेट सीट्स पर अदर स्टेट वाले बच्चे आ सकते हैं। अब आपको समझना है कि आपको आयुष का कौन सा कोर्स मिल सकता है। तो देखिए उसके लिए हमको क्या करना है, पहले हमको यह समझना है कि आयुष काउंसलिंग जो AACCC ऑल इंडिया लेवल पे करवाता है, उसकी वेबसाइट क्या है। उसकी वेबसाइट है AACCC.gov.in, ये वेबसाइट है, ठीक है। अभी उस वेबसाइट पे हमको नहीं जाना होता है, जब काउंसलिंग शेड्यूल आता है तभी हमको जाना होता है। अब यहां पर आयुष में आयुर्वेद BAMS, होम्योपैथी BHMS, यूनानी BUMS, सिद्धा जिसके लिए तमिल की जरूरत है BSMS, और साथ में बी फार्मा AY का मतलब आयुष कोर्स, जो कि इत्रा जामनगर के अंदर होता है, वहां की सीट्स, इन सब पे आयुष काउंसलिंग होती है। हमने यहाँ पे BNYS का नाम नहीं लिखा, जो हम कहते हैं नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस, उसका नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर BNYS की कोई काउंसलिंग डायरेक्टली यहां पर नहीं होती है। स्टेट्स अपने अपने लेवल पे करवाते हैं, और BNYS के लिए ऐसा भी है कि नीट कंपलसरी नहीं है। बाकी इन सब कोर्सेज के लिए नीट कंपलसरी है। BNYS कोई कोर्स कोई करना चाहता है तो हालांकि काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग में पहले नीट का स्कोर भी देख लेते हैं, लेकिन सीट्स बच जाती हैं, और वहां पर 12th के स्कोर पे विदाउट नीट, किसी ने नीट नहीं दिया या दिया लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ, तो भी 12th के बेस पे वहां पर एडमिशन मिल जाता है BNYS कोर्स में। अब बात कर लेते हैं आगे। तो भाई कट ऑफ्स की बात हम पहले भी कर चुके हैं, MBBS BDS की भी हमने किया आपसे। इस वीडियो में एक बार आयुष को भी आप समझ लें। आपका अगर ये ऑल इंडिया रैंक है, ये सब कैटेगरी रैंक नहीं है, जनरल में अगर 1,10,000 रैंक तक आप हैं तो BAMS आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। इसके बाद 1,10 से 1,15 वाले भी जो हैं जरूर काउंसलिंग में जा सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, मतलब बाउंड्री पे हैं वो, उनको मिल सकता है। ऐसे ही EWS वाले ऑल इंडिया रैंक है, ये फिर बोल रहा हूं मैं, ये EWS रैंक नहीं है, EWS कैटेगरी है, पर उसमें ऑल इंडिया रैंक है। 1,21,000 तक सेफ है, 1,15 पे OBC, 2,75 पे SC और 3,30,000 पे ST वाले सेफ हैं।
ऐसे ही BHMS के लिए ये सब कट ऑफ आप देख सकते हैं, रैंक BUMS के लिए ये सब, और वेटरनरी की तो चलो अलग काउंसलिंग होती है, उसके लिए ये है। आप इन 3 कोर्सेज को देखिए और आप समझ सकते हैं कि क्या आपको इन कोर्सेज में से किसी में जाना है और उसका गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है क्या, ये हमने यहां पर दिखा दिया। अब अगर किसी को गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो अगर वो प्राइवेट में जाना चाहता है तो प्राइवेट की मिनिमम फीस क्या है वो भी मैं बता देता हूं, जिससे आपको भी पता चले कि अगर आपको हमारे साथ भी जुड़ना है तो आपको प्लान 1 यानी गवर्नमेंट का लेना है या प्लान 2 गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सबका लेना है, वो आप समझ सकते हैं। तो डीम्ड की काउंसलिंग भी ऑल इंडिया भी करवाता है यहां पर AACCC, और प्राइवेट कॉलेजेस की स्टेट करवाते हैं। प्राइवेट कॉलेज में BAMS में मिनिमम जो पैकेज है इंडिया में 12 से 15 लाख में आपका रहना खाना पढ़ना पूरा कोर्स, ये 1 साल का नहीं है, कंप्लीट कोर्स हो जाता है। मिनिमम फीस 2 लाख रुपए पर ईयर है, 4.5 साल का कोर्स है, यानी 9 लाख तो केवल ट्यूशन फी हो गई। लगभग 80,000 तक हम कह सकते हैं कि हॉस्टल्स और मेस हैं, तो वो आप 4.5, वो तो 5.5 साल के लिए होती है, वो कंप्लीट कर ले तो 12 लाख से शुरू हो जाता है पैकेज। 15 लाख के बीच बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन अगर आपको कॉलेज बहुत अच्छा चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, तो यही पैकेज आपका 25-30 लाख तक भी पहुंच जाएगा, डिपेंडिंग कि आप कहां जा रहे हैं। मिनिमम ये फीस है प्राइवेट कॉलेज में BAMS की, ये टोटल फीस है, कंप्लीट पैकेज है ये, 1 साल का नहीं, कंप्लीट पैकेज। BHMS का कंप्लीट पैकेज इंक्लूडिंग ट्यूशन फी, हॉस्टल में सब कुछ 7 से 10 लाख में आपका पूरा कोर्स हो जाता है प्राइवेट में, और BUMS 10 से 12 लाख, क्योंकि यहाँ के कॉलेजेस थोड़े कम होते हैं BUMS में, 10 से 12 लाख में पूरा कोर्स हो जाता है। तो अगर किसी को प्राइवेट साइड जाना है तो भी हमसे जुड़ सकता है प्लान 2 लेकर के, तो उसके लिए मैंने एक हिंट दे दिया है कितना क्या रहेगा। अब जो MCC की तरह ही यहां पर AACCC है, यानी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग, उसमें क्या क्या आता है एक बार आप देख लें। तो भाई ऑल इंडिया काउंसलिंग में यहां पर आता है सबसे पहले 15% गवर्नमेंट की जो सीट है और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की सीट्स हैं, BAMS BHMS BUMS सभी में। इसी तरह से 100% BAMS सीट्स BHU की, वाराणसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 100% BAMS सीट NIA जयपुर की, NIA पंचकुला की, 100% BMS सीट इत्रा जामनगर के अंदर, ऐसे ही 100% BHMS सीट होम्योपैथी सीट NIH कोलकाता में, BSMS सीट 100% NIS चेन्नई में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा है, 100% सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी की सारी सीट्स यहीं फिल होती है, लेकिन MBBS BDS से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है यहां पे। जैसे डीम्ड में कंप्लीट काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, यहां पर आयुष की जो हम बात कर रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, लास्ट राउंड जो स्ट्रे वैकेंसी है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है। यूनिवर्सिटी सीधा कॉल कर सकती है, कांटेक्ट कर लेगी जो बच्चों ने पहले से डीम्ड के लिए काउंसलिंग करवाई होगी उन्हें, और सीधा डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफलाइन लेवल पे लेती है 4th राउंड। बाकी तीनों राउंड जो हैं वो नॉर्मल चलते हैं। ऐसे ही 50% BMS सीट्स AIIA गोवा में, 50% BUMS सीट्स AMU अलीगढ़ में, 50% BAMS और BHMS सीट्स NEIA शिलोंग, जो हम नीलगिरिम्स की बात करते हैं वहां पर, साथ ही साथ 100% जो बी फार्मा की सीट्स है इत्रा जामनगर में, ये सब ऑल इंडिया काउंसलिंग से। जबकि स्टेट काउंसलिंग की जब हम बात करें तो 85% रिमेनिंग गवर्नमेंट कॉलेज जो सीट्स हैं वो उस स्टेट के लिए रिजर्व है, और वहां के लिए मतलब बच्चा यूपी का है तो यूपी के लिए उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या 10-12 यूपी से होनी चाहिए, तो वो यूपी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज ले सकता है 85% कोटा पे। अदर स्टेट स्टूडेंट्स कभी भी दूसरे स्टेट में इस काउंसलिंग से गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले सकते, केवल 15% से ही ऑल इंडिया से गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। हाँ, प्राइवेट के लिए मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, 100% सीट्स स्टेट काउंसलिंग से फिल होती है, जिसमें से 85% खुद के स्टेट के लिए होता है, 15% अधिकतर स्टेट्स में दूसरों के लिए। यूपी में 100% ओपन है, सब कोई भी ले सकता है। 50% उत्तराखंड में ओपन है, तो सबका अलग अलग रूल है। डोमिसाइल रिक्वायर्ड होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, लेकिन NRI कोटा सीट्स भी अगर आपको चाहिए तो प्राइवेट काउंसलिंग स्टेट के थ्रू जाना होता है। इसी तरह से अदर स्टेट स्टूडेंट जब ऐसे किसी भी ओपन स्टेट्स में जाते हैं या इन 15% सीट्स के लिए जाते हैं तो उसके लिए उन्हें डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही NRI कोटा के लिए भी। फिर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो ये सिमिलर है जैसे हमने MBBS BDS वाले वीडियो को देखा है, वही सब चीजें हैं। 10-12 की मार्कशीट चाहिए, अगर कहीं पर पासिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है तो दोनों, वरना एक ही काफी है। TC जिसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इसके साथ में, ये सब चाहिए। कई जगह पे माइग्रेशन नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, TC तो होना ही चाहिए। जो भी लास्ट आपने पढ़ा है, या तो 12th करी है या किसी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर जहां से भी आपने किया है, तो उस यूनिवर्सिटी से आपको TC लेनी है, उस कॉलेज से लेनी है। ऐसे ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप स्टेट काउंसलिंग में जा रहे हैं उसके लिए जरूरत है, ऑल इंडिया के लिए नहीं। नीट एप्लीकेशन फॉर्म जिसको हम कंफर्मेशन पेज कहते हैं, हमारा जो हमने फॉर्म भरा था उसकी कॉपी चाहिए।
एडमिट कार्ड नीट की, जो कि केवल फर्स्ट पेज आपके पास सेव होगा, निकाल लो। वो नहीं जो आप भरकर लेके गए थे जिसमें आपकी फोटो थी, आपका फिंगरप्रिंट था, वो सब की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जैसा एडमिट कार्ड की फर्स्ट पेज बिना इन्विजिलेटर के साइन के वो चलेगा। फिर नीट स्कोर कार्ड जिसको आप रिजल्ट कहते हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका कोई भी कैटेगरी है तो वो चाहिए। सेंट्रल काउंसलिंग के लिए AIQ का, स्टेट की काउंसलिंग के लिए स्टेट का। OBC NCL या EWS में आते हो तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। SC ST में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो लाइफ टाइम वैलिड होता है। आगे अगर गैप लिया है आपने लास्ट 1 साल 2 साल 3 साल, किसी से भी अगर आपने कुछ भी नहीं कर रहे थे, आप कहीं पर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा था, ना तो 12th क्लास में थे ना कहीं कॉलेज में थे, तो उस केस में आपको गैप एफिडेविट बनवाना होता है, जो 10, 50 या 100 रुपए के स्टैंप पे बनता है। गैप एफिडेविट पे भी हमारा एक डिटेल्ड वीडियो है, आप सर्च करना गैप एफिडेविट बाय कॉलेज काका, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। 8 पासपोर्ट साइज फोटो जैसी नीट में आपने लगाई थी। वैलिड फोटो ID प्रूफ इनमें से कोई भी आपके पास में एक होना चाहिए। अलॉटमेंट लेटर का काम आता है जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है उस समय चाहिए, जो कि आपको कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट्स में दिखाना होगा, तो ये तब आएगा जब आपको कॉलेज अलॉट होगा, उस समय ले लेना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि 6 महीने पुराना नहीं हो, एक तो स्कूल से मिला होगा वो रख लो अपने पास, उसके अलावा एक और नया बनवा लो अगर आपकी स्कूल ने दिए हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं तो, या तो स्कूल में जाके बनवा लो। स्कूल ने मना कर दिया तो किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से बना सकते हो, डॉक्टर से, किसी प्रोफेसर से, किसी से भी उनकी सील के साथ में आप बनवा सकते हो। वो भी नहीं बना रहे हैं तो आपके एरिया के पार्षद होंगे, MP होंगे, MLA होंगे, उनसे बनवा लो, और वो भी नहीं तो पुलिस से बनवा लो। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात हो गई। अब डॉक्यूमेंट्स के बाद आता है पैटर्न। तो जैसे हम MCC में बात करते हैं, AIQ राउंड 1 होता है, राउंड 2, राउंड 3 और फिर स्ट्रे वैकेंसी होता है। यहां भी यही है, लेकिन यहां स्ट्रे वैकेंसी के 2 राउंड भी हो सकते हैं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 और राउंड 2 है ना, तो यहां पर डिपेंड करता है, अगर सीट बच गई तो राउंड 2 भी होगा, और अगर उसके बाद भी सीट बच गई तो स्पेशल स्ट्रे राउंड भी हो सकता है। लेकिन अगर सीट नहीं बची और या कम बची तो यहां पर स्टेट को भी ट्रांसफर हो जाती है सीट्स, अगर कम बची तो। हमारे MCC में ऐसा नहीं होता है, वो सीट्स MCC से ही फिल होती है, स्टेट को ट्रांसफर नहीं होती है, पहले हुआ करती थी कभी, बट यहां आयुष में अभी भी होता है ऐसा कि अगर स्टे वैकेंसी राउंड में सीट्स बच गई और वो कम ही बची हैं तो वो सीधा ट्रांसफर हो जाएंगी स्टेट को। अगर ज्यादा बची हैं, थोड़ी ज्यादा, तो सेकेंड राउंड भी होगा स्टे वैकेंसी का, और अगर उसके बाद भी बच गई तो फिर वो स्टेट को ट्रांसफर हो जाती है। इसी तरह से पहले AIQ का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, फिर उसके कुछ दिन बाद ही स्टेट का राउंड फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है, फिर AIQ का राउंड 2, स्टेट का राउंड 2, जैसे MCC में होता है वैसा ही चलता है। स्टे वैकेंसी राउंड्स लगभग इक्वली साथ साथ में चल रहे होते हैं, ठीक है। काउंसलिंग MCC के थोड़ा सा बाद शुरू होती है। अब मैं आपको दिखा दूं, ये लास्ट ईयर का है, देख लीजिए। लास्ट ईयर स्टार्ट हुई थी 28 अगस्त से, MCC की शुरू हुई थी 14 अगस्त से, यानी लगभग 15 दिन का गैप तो था ही था। तो अगर इस बार MCC की काउंसलिंग शुरू होती है जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में, तो अगेन उसके लगभग 15 दिन बाद में आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तरीका वही होता है, पहले रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, जो टाइम मिलता है उसी में आपको ACCC पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसे ही स्टेट का भी आएगा, हर स्टेट का अपना शेड्यूल, तो उस स्टेट की काउंसलिंग करनी है। AIQ की काउंसलिंग का अलग पेमेंट करना है, स्टेट की काउंसलिंग का पेमेंट अलग होगा, दोनों का रजिस्ट्रेशन भी अलग अलग वेबसाइट पे होगा, तो दोनों अलग अलग करने होते हैं। अगर आपको चाहिए, कोई बच्चा ऐसा है जिसको AIQ में पार्टिसिपेट ही नहीं करना, उसे पता है मुझे मेरा स्टेट का मिल जाएगा, मुझे वहीं से चाहिए, या मुझे ये प्राइवेट कॉलेज चाहिए जो इस स्टेट से मिल जाएगा, उस केस में AIQ करवाना कंपलसरी नहीं है, मत करवाओ। MCC में भी ऐसा होता है, यहां भी होता है, कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी, आपको दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, किसी एक में करना है, नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। जरूरी नहीं है कि आप करें। कोई बच्चा ऐसा जिसको आप वापस ड्रॉप लेना है, तो जरूरी नहीं है कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तभी नीट में अगले बार पार्टिसिपेट कर पाओगे, छोड़ दो, अगले बार की तैयारी में लग जाओ। तो ऐसा ही हम देखें कि 28 अगस्त से 3 सितंबर लास्ट ईयर दिया गया था रजिस्ट्रेशन का टाइम और पेमेंट का टाइम। उसके बाद 29 अगस्त से ही शुरू हो गई थी चॉइस फिलिंग, जो 3 सितंबर तक चली थी। जिस दिन चीज जो चॉइस फिलिंग होती है उसका लास्ट डेट जो होता है, उस लास्ट डेट पर शाम से शुरू होती है चॉइस लॉकिंग। चॉइस लॉक आपने जब तक नहीं की तब तक आप अपनी चॉइसेस को शफल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लॉक करने के बाद नहीं कर सकते। जबकि कोई बच्चा लॉक करना भूल जाए तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। ये ACCC की बात है, स्टेट काउंसलिंग में अपना अपना रूल है। जैसे यूपी में आपको लॉक करना पड़ेगा, तो वैसे अलग अलग है सब जगह का। फिर रिजल्ट आया देखो 5 सितंबर को। अब कितना टाइम मिलता है ज्वाइनिंग का, तो जैसे यहां पर दिया गया कि ये आपको रिपोर्टिंग करने का 6 तारीख से 11 सितंबर के बीच, तो इस बीच में ही आपको कॉलेज जाना है। अगर कॉलेज लेना है तो कॉलेज जाओ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी लेकर के और सबमिट करके आओ। ये होता है ज्वाइनिंग। इतना ही टाइम मिलता है, 5 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा, 5-6 दिन का टाइम मिलता है ये वाला।
अब हो गई यहां पे राउंड 1 खत्म। राउंड 2 कब शुरू हुआ? तो इसके बीच में स्टेट का फर्स्ट शुरू हो गया, फिर राउंड 2 आया 18 सितंबर से 23 सितंबर, जबकि ज्वाइनिंग तो देखो 11 सितंबर तक ही थी, लेकिन 18 से क्यों स्टार्ट किया? 7 दिन क्यों लिए? क्योंकि इस बीच में स्टेट के रिजल्ट आए, वहां की ज्वाइनिंग चली, फिर ये ऐसे ही सेकेंड राउंड का पूरा, फिर थर्ड राउंड, फिर इसी तरह से स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1, SVR 1 बोलते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 को, फिर हुआ स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 जो कि चला था 11 नवंबर लगभग, एंड जब इसकी एंडिंग हुई, रिजल्ट जो ज्वाइनिंग होती है 18 नवंबर तक, और यही होता है लगभग अक्टूबर नवंबर तक काउंसलिंग जाती है, इसलिए आप उस तरह से लेकर के चलें। अगर आपको लग रहा है कि मैं बाउंड्री पे हूं, नहीं मिलेगा, पढ़ाई अभी से शुरू कर दो और काउंसलिंग करवाते रहो, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर इसके बाद भी कोई बच गई तो स्पेशल स्टे हो सकता है, वरना स्टेट को भेज दी जाती है सीट। स्टे वैकेंसी राउंड जो डीयू के लिए है, यानी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज वालों के लिए क्या होता है, मैंने बोला था आपको, सीधा कॉलेज लेवल पे होता है, यानी वहां पर ऐसा नहीं होता कि आपका ऑनलाइन हो रहा है, थर्ड राउंड तक ऑनलाइन है। उसके बाद जिस जिस बच्चे ने डीम्ड के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उसको यूनिवर्सिटी सीधा कॉल कर लेती है, आप यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाओ जिसमें आपको एडमिशन लेना है, और सीधा उनके लेवल पे एडमिशन हो जाता है। आगे हम बात करते हैं स्टेप्स क्या क्या रहेंगे जब आप AACCC में पार्टिसिपेट करोगे। सबसे पहले AACCC की जो वेबसाइट है AACCC.gov.in, इस पे स्केड्यूल आएगा एक, जैसे अभी हमने दिखाया वैसा स्केड्यूल आ जाएगा। अब उसमें जो रजिस्ट्रेशन की डेट है उसी में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्टर आप उनकी वेबसाइट पे जैसे ही कर लेंगे, उसके बाद फी पेमेंट का मैंने अभी आपको दिखाया था, वैसे ही फी पेमेंट करनी पड़ेगी। वो कितनी करनी है डिपेंड करता है आप क्या ऑप्ट कर रहे हो। जैसे कि नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन चार्ज है अगर आप AIQ गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, AIQ गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज में कर रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट्स, इन सब में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी एक में भी कर रहे हो या तीनों में कर लो, बात बराबर है। जनरल, EWS और OBC वाले बच्चों को 1000 रुपए देने हैं, SC ST PWD वालों को 500 रुपए देने हैं। ये नॉन रिफंडेबल होता है, रिफंड वापस नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज है। इसी तरह से किसी बच्चे ने डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया तो उसको 5000 रुपए देने हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है। ये रजिस्ट्रेशन चार्ज है, वापस नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह से सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट होता है जिसको हम कहते हैं रिफंडेबल। अगर आपने काउंसलिंग प्रॉपर की, कोई भी रूल तोड़ा नहीं, जहां आप जानते हैं कि सेकेंड राउंड है उसके बाद कोई कॉलेज अलॉट हुआ और आपने नहीं लिया, तो आपकी फी फोरफीट हो जाती है, वो सिक्योरिटी अमाउंट कहलाता है। तो सिक्योरिटी अमाउंट कितना है ये देख लीजिए। सिक्योरिटी अमाउंट आपका है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, अगर गवर्नमेंट कॉलेज, AIQ, सेंट्रल, इन सब के लिए जा रहे हो तो सिक्योरिटी अमाउंट है 20,000 रुपए, जैसे MCC में होता है 10,000, यहां 20,000 है। जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए वहां होता है 2 लाख, यहां है 50,000 रुपए। अब 50,000 रुपए कोई भी कैटेगरी हो उसे देने हैं, ये है आपका सिक्योरिटी अमाउंट। अगर फोरफीट होगा तो ये वाला अमाउंट आपका चला जाएगा, अगर आपने कोई सेकंड राउंड या उसके बाद के किसी भी राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ और ज्वाइन नहीं किया उस केस में। जबकि एक एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई डीम्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको कितना पैसा देना है, और वो सारी काउंसलिंग करवा सकता है गवर्नमेंट की भी। एनी कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी विल हैव टू पे एन अमाउंट ऑफ 55,000, 50,000 ये और 5,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज, टोटल मिला के 55,000 उसको देने हैं, जिसके अंदर वो सारी फीस, सारी तरह की काउंसलिंग करवा सकता है। यानी गवर्नमेंट कॉलेज भी, डीम्ड भी, सब भर सकता है वो। इसी तरह से कोई UR, EWS, OBC कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर AIQ गवर्नमेंट एडेड ये सब कर रहा है तो उसको 21,000 रुपए देने, 20 + 1। SC ST का कोई बच्चा है तो उसे देने हैं कितने, 20,000 + 500, यानी 20,500 रुपए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चलता है, आपको ध्यान रखना होगा। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या होगा। आपने फी पे कर दी, अब आप प्रेफरेंस चॉइसेस फिल कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा था, डेट आती है, उसी डेट में आपको चॉइसेस फिल करनी है। हमेशा कोशिश करें टॉप कॉलेज को ऊपर रखें और फिर नीचे चलते जाएं। ऐसा ना सोचे कि मुझे तो ये कॉलेज मिल सकता है, इसको सबसे ऊपर रख दे, उससे कुछ नहीं होता है। बेस्ट कॉलेज हमेशा ऊपर रखो, जिससे अगर 1% भी चांस हो अच्छे कॉलेज की तो वो मिले। अब आपने चॉइसेस फिल कर ली, चॉइसेस जो होगी हर राउंड के लिए अलग भरी जाएगी, यानी फर्स्ट राउंड में आपने भर दी, अब आपको कोई कॉलेज मिला नहीं मिला जो भी है, सेकंड राउंड में फिर से कॉलेज भरना पड़ेगा, फिर से आपको चॉइसेस फिल करनी होगी। एक होता है अपग्रेडेशन, अगर किसी को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, उसने ज्वाइन कर लिया, सेकंड राउंड में बेटर कॉलेज चाहिए तो वो उससे ऊपर के जो बेटर कॉलेज है केवल उनकी चॉइसेस फिल करेगा, क्योंकि नीचे का कोई भी कॉलेज भर दिया, मिल गया तो फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाता है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि फर्स्ट वाला भी रख सकते हो या सेकंड, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही कुछ और अलॉट हुआ, पहला वाला कैंसिल, तो वही चॉइस भरो
जो आपको चाहिए। जो आप चॉइस नहीं भरोगे वो आपको मिलेगा ही नहीं, जो आप भरते हो उन्हीं में से मिलता है, ये चीज ध्यान रखें। तो हर राउंड में चॉइस फिलिंग नई करनी पड़ती है, पुरानी वाली अपने आप कैंसिल हो जाती है। नेक्स्ट है, एक दिन जो भी रिजल्ट का डेट होगा उस दिन आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने पे क्या होगा, आपको एक कोई कॉलेज अलॉट होगा, बहुत सारे नहीं होंगे कि 4 हो गए उनमें से एक लेना, ऐसा नहीं है, केवल एक कॉलेज कोई अलॉट होगा। अब आपके ऊपर है, आपको कॉलेज लेना है तो आपको जाना होगा फिजिकली उस कॉलेज, डॉक्यूमेंट्स और फीस लेकर और सबमिट करनी होगी। अगर आप नहीं जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसमें एडमिशन नहीं ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। फर्स्ट राउंड में ऐसा छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होती है, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट का कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड राउंड या उसके बाद में कोई कॉलेज अलॉट हुआ और हमने नहीं लिया, उस केस में हमारी फीस, जिसको हम सिक्योरिटी अमाउंट कह रहे हैं, वो चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। और अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो वापस पे करनी पड़ेगी, लेकिन वो अगला राउंड केवल थर्ड राउंड तक हो सकता है। थर्ड राउंड में अगर ऐसा कर दिया कि कॉलेज अलॉट हुआ नहीं लिया, तो आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं आप, ठीक है। स्कीम को समझ ले थोड़ा सा। राउंड 1 ACCC.gov.in मैंने आपको वेबसाइट बताई, यहां पे चल रहा है राउंड 1, ठीक है। राउंड 1 में अब या तो सीट अलॉट नहीं हुई तो अपने आप नेक्स्ट राउंड्स के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आपको सीट अलॉट हो गई, आप चाहो तो मत लो, फ्री एग्जिट, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ज्वाइन कर ली तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ज्वाइन करके आप वही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ये सीट आ गई है, या फिर आप अपग्रेडेशन में जाओ, उसके लिए भी कॉलेज जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, फीस सबमिट करनी पड़ेगी। लेकिन सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग में अब आपको अपग्रेडेशन कैसे मिलेगा, सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग करनी है, जो कॉलेज पहले से ज्वाइंड है उससे बेटर कॉलेज डालो। कुछ भी अलॉट हो जाता है तो फर्स्ट वाला अपने आप कैंसिल हो जाएगा, कॉलेज जाना होगा, डॉक्यूमेंट्स फीस वापस लेके आनी पड़ेगी, और जो सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है वहां जाकर के सबमिट करनी पड़ेगी। पर इन पूरे प्रोसेस में 5-6 दिन का टाइम मिलेगा। एक कॉलेज जाना, डॉक्यूमेंट्स लेके आना, दूसरे कॉलेज जाना, सबमिट करना, 5-6 दिन का ही टाइम मिलेगा। तो ये पूरा आपने यहां पर देखा। इसी तरह से राउंड 2 सब कुछ सेम है। जो बच्चा राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो सीधा राउंड 2 में भी आ सकता है, नया रजिस्ट्रेशन करवा के। जो पहले से करके आया है उसको वापस फी पे करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा यहां पे आ चुका है। इसे क्या करना है, अगेन 2 चीजें हैं, या तो अलॉट हो गया या नहीं हुआ। अगर अलॉट नहीं हुआ तो अपने आप वो नेक्स्ट राउंड्स के लिए आ जाएगा, जबकि अगर अलॉट हो गया तो अब फ्री एग्जिट नहीं है। कॉलेज लोगे तो आप थर्ड राउंड के लिए भी अपग्रेडेशन में जा सकते हो, कॉलेज नहीं लेते हो तो आपकी फीस फोरफीट हो जाएगी, और थर्ड राउंड में अब पार्टिसिपेट करना होगा फीस फोरफीट वालों को, तो उन्हें वापस से फी पे करनी पड़ेगी थर्ड राउंड में। जो ज्वाइन करके जा रहे हैं उन्हें फी वापस पे नहीं करनी, उनको सीधा थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग करनी है और बेटर कॉलेज के लिए जाना है। ये हो गया आपका थर्ड राउंड की भी बात, जो मैंने बता दी है साथ में क्या क्या है। लेकिन थर्ड राउंड में किसी को कॉलेज अलॉट हो गया तो उसे लेना होगा, अगर वो नहीं लेता है पूरी काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, है ना। और जो भी पहले से अपग्रेड होके आया फर्स्ट सेकंड राउंड का, तो वो भी कॉलेज अपग्रेड वाला लेना पड़ेगा उसे, क्योंकि यहां कोई फ्री एग्जिट नहीं है। इसी तरह से आगे स्ट्रे वैकेंसी 1 और 2, तो अब वो बच्चा, इफ सीट अलॉटेड इन राउंड 3, प्रीवियस अलॉटेड एडमिटेड सीट अलॉट सीट आफ्टर राउंड 3 रिजल्ट थ्रू एनी राउंड ऑफ स्टेट या काउंसलिंग इफ एनी स्टैंड कैंसल्ड। राउंड 3 के बाद में अगर आपने कोई कॉलेज छोड़ दिया तो आपको स्ट्रे में भी पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे और दूसरे स्टेट्स वगैरह में भी अपने पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। ये होता है आयुष काउंसलिंग में, तो इसके लिए बहुत क्लियर रहें, ठीक है। आगे मैं और इन रूल्स को एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप मोटा मोटा समझ लो। ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ओनली ड्यूरिंग SVR 1, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड फर्स्ट होता है उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन हो सकता है, किसी ने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया था तो कर सकता है वो। स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 में न्यू रजिस्ट्रेशन कभी नहीं होता है, चॉइस फिलिंग नई नहीं होती है, पुरानी वाली ही कंटिन्यू चलती है, और ना ही अपग्रेडेशन हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। यानी थर्ड राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड कोई भी कॉलेज पहले से लेके आए हो, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अपग्रेड नहीं कर सकते, ऑलरेडी आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये कैसे क्या कॉलेज मिला, SVR 1 कॉलेज नहीं मिला तो सेकंड SVR 2 के लिए वेट कर सकते हो, अगर अलॉट हो गया तो फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हो, कॉलेज लेना ही होगा, छोड़ दिया तो सारी काउंसलिंग से बाहर कर देंगे आपको, ठीक है। इसी तरह से हमने बताया था अभी ऑल इंडिया में कौन कौन सी काउंसलिंग के लिए होती है, ये सब वही लाइनें लिखी हुई हैं। 15% AIQ कैसे करवाती हैं, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए मैंने बता दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड होता है ऑनलाइन, केवल लास्ट राउंड जो है स्ट्रे वो ऑफलाइन होता है, अपनी उसी जगह पे लेवल पे जाकर के डीम्ड के अंदर। फिर बी फार्मा के लिए जो कोर्स है, ये टोटल बी फार्मा नहीं है, ये अकेला एक ऐसा कोर्स है जिसको हम बी फार्मा आयुर्वेदा कॉलेज के लिए कह रहे हैं, इत्रा जामनगर के अंदर होता है। केवल इस कॉलेज के लिए ये काउंसलिंग ACCC में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बाकी बी फार्मा कोर्सेज के लिए नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद इत्रा कंडक्ट्स द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बैचलर ऑफ फार्मेसी आयुर्वेद के अंदर।
विच डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑथेंटिक क्वालिटी कंट्रोल्ड एंड क्वालिटी अश्योर्ड आयुर्वेद प्रोडक्ट। तो इसके लिए आप जाना चाहें तो इसके थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम रिपोर्टिंग रूल्स की बात करें राउंड 1 की, तो अगर कोई कॉलेज अलॉट हो गया किसी को, कैंडिडेट विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, कॉलेज जाकर के ज्वाइनिंग रिपोर्ट ज्वाइनिंग करो जिस टाइम पे डेट दी गई है। कैंडिडेट विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट और अपग्रेड में भी जाना चाहता है, उसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा और वहीं पर कॉलेज को विलिंगनेस देके आनी पड़ेगी, हम राउंड 2 में अपग्रेड के लिए जाएंगे। ठीक है, और उसका मतलब है सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करना। कैंडिडेट्स डू नॉट विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, तो उस केस में उसको कुछ भी नहीं करना है, ना जाना है ना कुछ करना है, घर पे बैठे रहो। कैंडिडेट विश टू रिसाइन, अब क्या होता है, सपोज करो ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, आपने ज्वाइन कर लिया। अब हुआ स्टेट का राउंड 1, स्टेट राउंड 1 में भी आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ जो आपको चाहिए, तो ऐसे केस में AIQ1 में जो पहले से कॉलेज है उसको रिजाइन देना पड़ेगा। आपको रिजाइन की डेट आती है, उसी में रिजाइन दे सकते हैं आप। तो कैन अवेल ऑफ फ्री एग्जिट विल द टिल द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द राउंड 2 फाइनल रिजल्ट। यहां पर ये कह रहा है राउंड 2 का रिजल्ट आने से पहले पहले अगर आपको राउंड 1 की सीट छोड़नी है, रिजाइन करनी है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री एग्जिट माना जाएगा, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट नहीं ली जाएगी, बट आगे राउंड 2 से ली जाएगी। ठीक है, इसी तरह से एक रूल ये सारा चल रहा है, वही वाली बात। R1 यानी राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स विथड्रॉ देयर सीट्स बिटवीन 3 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3 एंड टिल द डेट ऑफ पब्लिशमेंट ऑफ थर्ड राउंड फाइनल रिजल्ट। इवन राउंड 1 से जो कॉलेज ज्वाइंट बच्चा है वो राउंड 3 का रिजल्ट डिक्लेयर होने तक भी क्या कर सकता है, अपनी सीट को रिजाइन दे सकता है। ठीक है, इफ नॉट अलॉटेड, अगर अलॉट नहीं होता है और अगले राउंड में जाना चाहता है तो बस उसको कुछ नहीं करना है, सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग करनी है। फिर राउंड 2 में अगर अलॉट हुआ है या अपग्रेड हुआ है कॉलेज, कैंडिडेट्स विश टू ज्वाइन द सेकंड राउंड अलॉटेड कॉलेज, तो उसको जाना है, ज्वाइनिंग करनी है। अगर अपग्रेड होकर के आया है तो उसे क्या करना है, पहले वाले कॉलेज से जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स लाने, सेकंड वाले में सबमिट करने, और बोल के भी आना है कि मैं थर्ड राउंड में भी अपग्रेडेशन में जा रहा हूं, सेकंड वाले कॉलेज को बोल के आना, और थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग कर देना। कैंडिडेट हुज सीट्स हैव बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2, तो उसको क्या करना है, पहले जाकर के ऑनलाइन जनरेटेड रिलीविंग लेटर लेना है। राउंड 1 में जब आप कॉलेज में जाओगे, डॉक्यूमेंट्स फीस लोगे, साथ में वो रिलीविंग लेटर देंगे, वो लेटर भी लेके आना, और राउंड 2 का आप जो कॉलेज मिला है उसे जमा करवा देना। इसी तरह से कैंडिडेट्स डू नॉट विश टू ज्वाइन द राउंड 2 कॉलेज सीट, तो उसकी सिक्योरिटी फी चली जाएगी। ठीक है, इफ नॉट ज्वाइन, और अब उसको अगर थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो उसको फी वापस पे करनी पड़ेगी। कैंडिडेट्स डू नॉट विश टू ज्वाइन द अपग्रेडेड सीट, अगर अपग्रेडेड सीट ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो भी पहली वाली सीट तो कैंसिल हो ही जाएगी, जाके फर्स्ट राउंड से अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आओ और आगे आपकी सिक्योरिटी फी चली गई, फिर से आपको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो फी पे करनी पड़ेगी। रूल्स फॉर राउंड 2 ज्वाइन कैंडिडेट्स, अगर राउंड 2 में आपने ज्वाइन कर लिया है तो आप चाहो तो खत्म करवा लो अपनी काउंसलिंग ज्वाइन करके कि ओके मैं इससे खुश हूं। अगर आपको फिर से आगे जाना है तो राउंड 2 कॉलेज ज्वाइन को बोल के आओ कि मैं राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन में जाऊंगा, और राउंड 3 की चॉइस फिलिंग करो, वही सारी बातें हैं। ठीक है ना, आगे कैंडिडेट्स हुज सीट्स हैव नॉट बीन अपग्रेडेड, अगर अपग्रेड नहीं हुई है 1-2 राउंड में, विश टू रिटेन द राउंड 1 ज्वाइंट सीट्स, तो बस उसको वहीं रख लेनी है। मतलब राउंड 1 में उसने कहा पर अपग्रेड नहीं हुई 2 में और ना 3 में हुई, तो उसको पहले वाली सीट ही अपने पास रखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बाकी सब बात सेम ही है जो अभी अपन ने बोली। अब रिपोर्टिंग राउंड रूल की थर्ड की क्या है, अगेन कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड या अपग्रेडेड अ सीट, तो उसको लेनी होगी। अगर छोड़ दी तो आप बाहर हो जाते हो। देखो, इफ अलॉटेड अपग्रेडेड रूल्स फॉर राउंड 3 ज्वाइन कैंडिडेट्स, आपको लेनी पड़ेगी, मस्ट ज्वाइन। ज्वाइन नहीं करते हो तो काउंसलिंग से भी बाहर कर देंगे और सिक्योरिटी अमाउंट भी ले लेंगे, आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। और अपग्रेड नहीं हुआ है तो जो कॉलेज पहले से है वही ज्वाइन कर लो जाकर के। ठीक है, इसी तरह से SVR1 स्टे वैकेंसी राउंड 1 के लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग अवेलेबल है फर्स्ट में, सेकंड में नहीं है। तो किसी बच्चे ने अब तक अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो कर सकता है, चॉइस फिलिंग न्यू होगी वापस, कोई दिक्कत नहीं है। अलॉटमेंट ऑफ सीट बेस्ड ऑन मेरिट एंड प्रेफरेंसेस, पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन SVR DU आर एडवाइज टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द AACCC पोर्टल, तो उससे डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी वो जा सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड अलॉटमेंट जो होता है SVR2, उसमें नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, चॉइस फिलिंग नहीं होती है, पहले वाली ही चलती है। ठीक है, ये सब चलता है। इसी तरह से इन एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन है आफ्टर SVR1 इंक्लूड्स कैंडिडेट हु सिक्योर्ड देयर AIQ UG
seats through R1, R2 till the date of announcement of round 3 final result, and who have been allotted seat in round 3 या SVR1 and who did not comply with the rules counseling scheme and candidates withdraw their seat. अगर राउंड 3 हो गया, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपने नहीं लिया, तो आप स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अगर राउंड 3 हो गया और उसके बाद जाके आपने राउंड 1 की सीट को रिजाइन कर दिया, तो भी स्टे में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। स्टे 2 में कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है? जिनको भी स्टे 1 में या इससे पहले कोई भी कॉलेज या तो अलॉट हो गया, ज्वाइन हो चुका है, या स्टे 1 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, उसने ज्वाइन नहीं किया, वो सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें भी मैंने अभी आपको बता दी, वही सब वापस है। ठीक है, स्टे वैकेंसी राउंड की जो अभी अपन ने बताया, रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी और एलिजिबिलिटी, ये सब अपन बात कर चुके हैं। फिर से ये सारी बातें एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राउंड 1 के लिए फ्री एग्जिट है, बाकी सब में फ्री एग्जिट नहीं है। ठीक है, कब तक आप क्या करवा सकते हैं, कैसे करना है, राउंड 2 के लिए इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं अपने पास, जिससे खुद से पढ़ लें। ठीक है, बाकी चीजें मैंने समझा दी है। राउंड 3 स्टे वैकेंसी, राउंड 1 एंड राउंड 2। ठीक है, और ये है स्टे डीम्ड यूनिवर्सिटी का कैसे कैसे होता है, ये आप देख सकते हैं। बाकी मैंने सारी बातें आपको बता दी है। नेक्स्ट, अब अगर किसी बच्चे को ये सुनने के बाद ये समझ में आता है कि उसे हमसे काउंसलिंग करवानी है, जहां हमारे आयुष के डॉक्टर्स, जो खुद आयुष डॉक्टर्स हैं, ऑलरेडी BAMS किए हुए हैं, डॉक्टर हैं, और उनसे काउंसलिंग करवानी है, तो भाई आयुष प्लान 1 और प्लान 2, प्लान 1 आयुष वेटेरिनरी दोनों के लिए, चाहो तो आप दोनों में जाओ, एक में जाओ, फीस इतनी ही है। आयुष प्लान 1 5,000 रुपए का है, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग होती है। आयुष प्लान 2 गवर्नमेंट प्राइवेट डीम सबका होता है। कोई बच्चा अगर ऐसे रैंक पे है जिसको उसको क्लियर नहीं, गवर्नमेंट मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा, ले सकता है। प्लान 2 10,000 रुपए का। तो आप सीधा क्या करेंगे, नीट काका जेई ऐप है हमारा, नीट काका जेई ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे जाना और टॉप कोर्सेज लिखा होगा, टॉप कोर्सेज में लिखा होगा नीट काउंसलिंग, नीट काउंसलिंग में जाना, बहुत सारी काउंसलिंग आएगी, उनमें से आयुष एंड वेटेरिनरी प्लान 1 या प्लान 2 परचेस कर लेना। प्लान परचेस करने पे हमारा जो नंबर होता है 72300533, इस पे व्हाट्सएप करना अपनी फी रिसिप्ट भेज के कि मैंने प्लान परचेस कर लिया। ये नंबर केवल इसलिए है, बाकी क्वेरीज के लिए नहीं है ये नंबर। ठीक है, तो उस पे व्हाट्सएप कर देना कि हमने ये प्लान परचेस कर लिया, बाकी हमारी टीम आपको देख लेगी, बात कर लेगी प्रॉपरली। और जो बच्चे सैटरडे शाम 6 बजे बाद में या संडे को प्लान परचेस करते हैं, तो मंडे तक का वेट कर लेना। ये मत बोलना कि हमारे पास फोन नहीं आया, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग्स हमारी मंडे टू सैटरडे 10 AM टू 7 PM है। तो ये भी मैं साथ में बोल देता हूं, बच्चे सोचते हैं कि हमने अब तक क्या हुआ, कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ नहीं आया, संडे ऑफ होता है। ठीक है ना, तो ये चीजों को ध्यान रख लें। फिर ये सब चीजें हैं। इसके अलावा अगर किसी को ये लगता है कि हमें बहुत सारी चीजें फ्री में देखनी है, सीखनी है, तो भाई ये हमारा कॉलेज का चैनल है, सब्सक्राइब रखो। टेलीग्राम का लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन रखो, जिससे कोई वीडियो मिस ना हो, और हर दिन एक बार टेलीग्राम चेक कर लिया करो, कोई वीडियो तो नहीं आया नया। तो ये है, इस पे आप, एक है लाइव और एक है वीडियोस, इनमें जाइए। हर वो जो दिमाग में आपके आता है कि इस पे वीडियो होना चाहिए, वो सब हमने पहले ही बना के रख रखे हैं, जाके देखिए। और ये वीडियो नीट काउंसलिंग का, MBBS BDS सभी के बारे में बात की हुई है, इसको आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, इस पे डिटेल डिस्कशन हुआ है, ये आप देख सकते हैं। क्या क्या कट ऑफ्स गई हैं MBBS BDS, इस वीडियो में मैंने बताया था, अभी वाले में भी यही सब चीजें। ऑल इंडिया के लिए, हर स्टेट के लिए MBBS की अगर आपको देखनी है क्या क्या कट ऑफ है अलग अलग कैटेगरीज की, ये वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। और इसी तरह से अगर किसी को MBBS BDS की पेड काउंसलिंग चाहिए, तो 3 प्लान होते हैं, बेसिक, प्रो और प्रो मैक्स, आप ले सकते हैं। बेसिक में हमारी तरफ से कॉल और मैसेज आप नहीं कर सकते, केवल आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, कट ऑफ फीस, बाकी सब चीजें, और टाइमली सारे इन्फॉर्मेशन कब कौन सा फॉर्म आएगा सब मिलता रहेगा। प्रो गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग है, प्रो मैक्स गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड NRI, इन दोनों में हमसे व्हाट्सएप और कॉल पे भी आप क्वेरी पूछ सकते हैं, बट 10 AM टू 7 PM मंडे टू सैटरडे ये रहता है। और ये आयुष प्लान्स हैं जो आप आयुष वेटेरिनरी ले सकते हैं। किसी ने अगर हमारे ये दोनों में से कोई प्लान लिए होते हैं, तो उनको केवल 1000 रुपए एक्स्ट्रा देना होता है, और वो आयुष और वेटेरिनरी की भी काउंसलिंग कर सकते हैं। इसी तरह से बेसिक प्लान में देखो, ये सब चीजें मिलती हैं, आपके सामने हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये सब चीजें बेसिक प्लान में मिल रही है, केवल कॉल मैसेज नहीं कर सकते। प्रो में बेसिक वाली चीजें तो मिल ही रही है, साथ ही साथ प्रो मैक्स में भी सारी चीज मिल रही है, बट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रो और प्रो मैक्स गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड के लिए है। मैंने बताया टॉप कोर्सेज में जाना है, नीट काउंसलिंग में जाके नीट काउंसलिंग लेनी है, और जो भी प्लान आपको परचेस करना है सीधा कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें आपको मिलती हैं यहाँ पे। अगर फिर भी किसी बच्चे को ये हो कि मुझे तो अब्रॉड से MBBS करना है, कम फीस में, 25 लाख के अंडर रहना खाना पढ़ना पूरा कंप्लीट पैकेज, जिसमें पहले साल 5 लाख और हर साल केवल हर साल की फीस देनी है, एक साथ पैकेज भी नहीं देना है, उस केस में 7412028919 पे कॉल या मैसेज करिए। ऑफिस हमारा जयपुर में है, यूपी में भी एक ऑफिस है, तो आप जाकर के भी मिल सकेंगे हमारी टीम से।
अगर आप इस पे बात कर लेते हैं, आपको फिजिकली मिलना है वो मिल सकते हैं। और जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं बाहर, उनसे भी चाहें तो गूगल मीट हमारी टीम करवा देती है। तो प्रॉपरली आप अच्छी जगह से भी कम फीस में एमबीबीएस कर सकते हैं। तो बने रहिए, टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको अच्छा कॉलेज मिले जहां भी आपको जाना है। थैंक यू।